नमस्कार। टॉक्स विद रैशनल पुनियानी के इस शो में बात तो हम बहुत सारे इश्यूज पे करना चाहते थे, लेकिन अभी पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह का पागलपन पूरे देश में दिखाई दे रहा है। एक घटना आई कि एक सज्जन ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लड़के वहाँ पर उनको चिढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी खबर आई कि एक ट्रेन चल रही थी जिसमें आरपीएफ का एक जवान था। आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, लोगों की जनता के लिए बनी है, उसका जवान था। उसने अपने ऑफिसर की पहले हत्या की, फिर 3 मुसलमान लोगों की हत्या ये कहते हुए कर दी कि इस देश में अगर रहना है तो योगी मोदी कहना है। साथ साथ हरियाणा के नूंह से खबर आ गई, हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, वहाँ दंगों जैसी स्थिति बनी। एक मस्जिद जला दी गई, एक इमाम की हत्या कर दी गई और होमगार्ड के कुछ जवान मारे गए। ऐसी घटनाएं जितनी तेजी से आई हैं ये भी आश्चर्यजनक नहीं है और जिस तरह से आ रही हैं वो भी आश्चर्यजनक नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से देश के अंदर एक पागलपन बढ़ता चला आ रहा है। प्रोफेसर पुनियानी उस दौर को जानते हैं जिस दौर में देश विभाजित हुआ था। उसकी स्मृतियां अगर उनके पास सीधी नहीं हैं तो परिवार से आई हुई स्मृतियां हैं। ऐसे ही पागलपन के समय में उनके परिवार को आना पड़ा था भारत में विभाजन के बाद। उसके बाद से उन्होंने क्या क्या देखा है, 84 देखा है, 90 देखा है, मुजफ्फरपुर देखा है, भागलपुर देखा है, पता नहीं कितने दंगे देखा है। और उनका पूरा जीवन शांति स्थापित करने की कोशिशों, सांप्रदायिक एकता स्थापित करने की कोशिशों के लिए समर्पित है। मैं किसी सवाल के साथ शुरुआत करने की जगह आज मैं जब ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं तो सीधे उनको माइक दे रहा हूं कि इन घटनाओं पर वो अपनी बात रखें, जो चाहें, जैसे चाहें, हमें बताएं कि ये हो क्या रहा है, इसका इलाज क्या है। नमस्कार सर। सवाल नहीं है आज मेरे पास। आपने सुना जो कुछ मैंने कहा, मैं चाहता हूं सीधे आप अपनी बात करें। नहीं, आपने जो कहा उसमें बहुत सारे सवाल छुपे हैं और ये निश्चित रूप से आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वो अब पार्टीशन के दौर का तो केवल मैंने सुना है, पर जो पिछले 30 सालों में 40 सालों में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए और है भी सही। अब इसमें सबसे पहली बात जो आप देखें कि आप जिन घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं ट्रेन में, हरियाणा में, नूंह में, उसमें मैं एक बयान शायद आपने पढ़ा होगा जो हमारे सामाजिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का है। उनका कहना है कि हरियाणा में बीजेपी कोशिश कर रही थी कि इस प्रकार के का माहौल खड़ा हो कि जहाँ की दंगे हो और ये दंगों में एक बहुत बड़े अध्ययन का सिलसिला हुआ है। वैसे तो मैं जो मेरे गुरु थे और मेरे दोस्त भी थे, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर भारत में बहुत अध्ययन किया है। फिर पॉल ब्रास ने भी बहुत अध्ययन किया है और अभी-अभी सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन जो आया है, वो येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च का है। अब मैंने खुद तौर पे जो अनुभव किया 1984 के सिख दंगों को दूर से देखा, वो तो उसकी भयावहता तो अलग थी और बम्बई में तो मैंने खुद इसको महसूस किया। 1992-93 में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद मैंने खुद उसको महसूस कर सका मैं, और वो मेरे एक जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ भी था, जहाँ मैंने सोचा कि इस मुद्दे को और गहराई से समझने की ज़रूरत है ताकि इसका मुकाबला कर सकें। अब होता ये है कि आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं कि नफ़रत का एक माहौल समाज में खड़ा कर दिया गया है और जैसे आप देखें अभी ये जो नूंह की घटना है, उसमें मोनू मानेसर जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है और अभी वो नासिर और जुनैद के 2 की हत्या में जिनकी जीप जलाई गई, उसके बाद वो एब्सकॉन्ड कर रहा था राजस्थान में भरतपुर में जहाँ ये घटना हुई और उसने एक ट्वीट भेजा कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहा हूँ। कई लोगों ने उसका विरोध किया और उसने फिर बाद में कुछ 8 एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल या ऐसा कुछ तो भी इसका रहता है, उसमें वो आई, काले रंग की थी। तो लोगों को लगा कि इसमें मोनू मानेसर होगा।
तो इसमें एक पहलू तो ये है। और जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक ज़्यादा रहते हैं, उस क्षेत्र में ये गए और वहाँ से बाद में ये घटना का सिलसिला हुआ। तो ज़्यादातर दंगों का जो होता है उसमें पहली बात तो ये दंगे कभी अपने आप नहीं होते। ये जो मैं आपको बताता हूँ अध्ययनों का निचोड़ और मेरा थोड़ा-सा खुद का भी जो अनुभव और मैंने जो समझने की कोशिश की है, ये दंगे अपने आप नहीं होते। दंगे प्रायोजित होते हैं और दंगे प्रायोजित होते हैं सबसे दर्दनाक बात ये है कि इसमें जो लोग मारे जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर बेगुनाह होते हैं और वो बेगुनाह लोग जो मारे जाते हैं, उनके पीछे एक पहचान होती है, अल्पसंख्यक की पहचान होती है या दूसरी पहचान होती है, जैसे दिल्ली में सिख पहचान के कारण, हमारे बम्बई में मुसलमान पहचान के कारण, ये अभी मणिपुर में कुकी पहचान के कारण, ये एक उसके कारण मुख्य रूप से उन पर इतने भयंकर यातना उनको दी जाती है। दूसरी बात ये है कि अभी तक जितने भी दंगे हुए हैं, उनका जो विश्लेषण किया है, अब पहले पहले तो खैर इसको अंग्रेज़ों के ज़माने में तो ये हिंदू-मुस्लिम दंगे होते थे। दोनों तरह से बराबर की एक चलता था और उसमें जो चीज़ें भड़काई जाती थी, गाय के नाम पर, मस्जिद के सामने संगीत बजाने के नाम पर, किसी स्त्री का बलात्कार हुआ है, उसके छाती को काटा गया है, ऐसी अफ़वाहों के आधार पर आज़ादी के पहले ज़्यादा होती थी। और उसमें ज़्यादा बात एक थी, भले ही ये आग ब्रिटिश ने लगाई थी, नफ़रत की आग, वो सांप्रदायिकता की जो बीज उन्होंने बोए थे, सांप्रदायिक इतिहास को लागू करके, पर जहाँ तक उनकी पुलिस का सवाल था, प्रशासन का सवाल था, इस बारे में वो काफ़ी निष्पक्ष थे। निष्पक्ष थे यानी जो भी अपराधी था, उसको पकड़ो, बराबर चार्जशीट करो, सज़ा देने की कोशिश करो। अब आज़ादी के बाद ये हुआ है कि आज़ादी के बाद वो एक तरफ़ा ये दंगे ज़्यादातर एक तरफ़ा हो गए हैं। अब लोग तो ज़्यादातर वापरते हैं हिंदू-मुसलमान, हिंदू-मुसलमान। ये हिंदू-मुसलमान नहीं है, ये एक्चुअली मुसलमान विरोधी है। मैं उस पर नहीं आऊँगा क्योंकि अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी इस प्रकार की हिंसा हुई है। तो ये जो मुसलमान विरोधी हिंसा है उसकी उसकी जड़ कहाँ है? उसकी जड़ जो होती है, उसका सबसे पहला जो बेसिक आधार है, वो है इस कम्युनिटी के खिलाफ बहुत प्रकार का दुष्प्रचार किया गया है। तो ये दुष्प्रचार में आप कुछ इतिहास की बातों को से शुरू होती है, जैसे इतिहास की बातों में मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, अब उसके बारे में एक अपना पूरा चैप्टर है। मैंने समझने की कोशिश की है कि जैसे कश्मीर के राजा हर्षदेव ने एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की थी, मंदिरों में से गोल्ड, सोने-चांदी की मूर्तियों को तोड़ के लाने के लिए। मैंने फिर वो अध्ययन किया कि वो एक बार मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम में मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर को तोड़ा, टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत की। पर वो एक तरफ़ा एक पक्ष दिखाया गया कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, अभी भी वो काशी विश्वनाथ का मंदिर मुद्दा चल रहा है। फिर इसके पहले बाबरी मस्जिद का सवाल हुआ। तो एक तो ये मथुरा फैलाया में भी गया, चल रहा है। मथुरा में भी चल रखा है। तो उसकी बड़ी लिस्ट उन्होंने निकाली है। तो पहला एक ये फैलाया गया कि इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ के हमारे धर्म का अपमान किया। इसपे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का एक उपन्यास दिया है सोमनाथ के ऊपर, जिसमें उन्होंने वो ये जो महमूद गज़नवी को एक बहुत मूर्ति तोड़ने वाला आक्रामक बताया है, जबकि वास्तविक कहानी कुछ और है, जो रोमिला थॉपर ने अपनी उसी नाम की किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि मुख्य रूप से गज़नवी महमूद गज़नवी भी जो था, उसको संपत्ति का लालच था। सोमनाथ के मंदिर में संपत्ति बहुत थी और उसके आधार पे उसने इतनी दूर आकर यहाँ इन इन क्योंकि रास्ते में तो बहुत सारे मंदिर थे, उन मंदिरों को नहीं तोड़ा, बहुत सारी मूर्तियाँ थी, उनको नहीं तोड़ा और इसको आके तोड़ा। तो ये एक बात, ये बहुत सामाजिक चेतना में बहुत प्रचलित हो गई और ये चेतना बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद से और तीव्र हो गई। अब लोगों में क्या है कि भई अभी ऐसी है कि मुसलमान यानी मुसलमान राजाओं ने जो दुष्कर्म किए जैसा तथाकथित, अब राजा तो सभी एक प्रकार के होते थे। उनको सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए, लगान चाहिए, दूसरे क्षेत्रों में लूट-मार करना चाहिए। पर धर्म के नाम पे वो एक जैसे पाकिस्तान में हिंदू राजाओं को बहुत खराब माना जाता है, यहाँ मुसलमान राजाओं को खराब माना जाता है, उसका प्रतिबिंब यहाँ के मुसलमानों पर एक। दूसरा फिर इस्लाम तलवार की नोक पर फैला।
धर्मांतरण के बारे में कितना हो हल्ला मचाया जाता है, छाती पीटी जाती है। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद की किताब है, द फिलोसोफर, उन पर एक किताब है, फिलोसोफर ऑफ फ्रीडम, फिलोसोफर ऑफ फ्रीडम। और उसमें स्वामी जी क्लियरली लिखते हैं कि ये कहना गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। और वो जो सूफी परंपरा अपनी जो रही है, वो तो इसी आधार पे चाहिए, उसमें कोई कट्टरता नहीं थी। भक्ति परंपरा जैसे उदारमतवाद रही है, वैसे ये भी रही है। तो यहाँ इस्लाम का फिर उन्होंने, आजकल तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके एक मजेदार किस्सा बताता हूँ कि आजकल सभी फैमिली ग्रुप में आ रहा है कि मुसलमान जल्दी से मेजॉरिटी हो जाएंगे, हम हिंदू खतरे में हैं। तो उस पर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ और उसमें एक मजेदार बात भी बताना चाहता हूँ। S.Y. कुरैशी साहब जो थे ना, हमारे एक्स इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी एक बहुत बेहतरीन किताब है पॉपुलेशन मिथ। मुसलमानों पे उन्होंने इतने अच्छे से बताया है कि आज जो टोटल टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक TFR। महिला, TFR, एक महिला अपने जन्म में कितने बच्चों को जन्म देती है। अब वो जो हमारे 1947 में तो 4 मामा, 5 फूफा फूफा, 3 भतीजे, 5 ये सब होते थे। अभी तो हम 2 हमारे 2 से हम 2 हमारा 1 पे आ गया है। और ये बात मुसलमानों में भी आ गई। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट का जो फर्क गिरते हुए आज मुसलमान महिलाओं में केवल 0.5% ज्यादा है हिंदू महिलाओं से। तो उनके भी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है। तो मैं मजे का किस्सा ये बता रहा था, अभी ये कुरैशी साहब और ऐसे 4-5 लोग RSS के मोहन भागवत को मिलने गए। तो कुरैशी साहब ने उनको एक बुक भेज दी कि भाई हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है मुसलमानों पे कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। पर ये देखिए, मैंने ये पूरी किताब इस पे मेहनत करके लिखी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, साइंटिफिक तरीके से लिखी है। और मैं बता रहा हूँ कि 15-20 साल में मुसलमानों की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। इंडिया में मुसलमान 18% से ऊपर नहीं बढ़ रहे। अब ये उनकी मीटिंग हो गई। मीटिंग के 2-3 महीने बाद भागवत साहब बयान देते हैं कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें जो इम्बैलेंस है धर्म के कारण, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। सर मैं आपको आपको बताऊं कि ये बहुत पुरानी कहानी है। जब हिंदू महासभा बन रही थी 1920s में, 1920 अर्ली 20s में इनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय भी यही कहा जा रहा था, कभी 1960 तक मुसलमान जो है हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, कभी 1970 तक हो जाएंगे। तो ये हिंदू खतरे में है, पॉपुलेशन इम्बैलेंस का मामला ये लंबे समय से चलाया जा रहा है। और आपने बताया तो मुझे याद आया कि कश्मीर पर चूंकि मैंने भी काम किया है थोड़ा बहुत, तो राजा हर्ष वाली जो कहानी है वो कहीं और से नहीं आई है, कल्हड़ ने लिखा है बाकायदा। कल्हड़ ने लिखा है कि संपत्ति के लिए, कल्हड़ जो राज तरंगिणी के लेखक हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि हर्ष ने जो है लूट मार की और मंदिरों को लूटा। अब तो ये आप जैसे बात कह रहे हैं, अभी लव जिहाद का मुद्दा आया, लव जिहाद के नाम पर फिर से बहुत कुछ जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि जैसे आपने पुरानी बात की याद दिलाई, तो मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 19वीं शताब्दी के एंड की तरफ एक किताब आई थी, हिंदू औरतों की लूट, शायद लाला लालचंद या जो हिंदू महासभा से विचार जिनके मिलते जुलते थे, उनकी ये किताब थी। जिन्हें उस समय भी ऐसा लगता था कि ये जो मुसलमान है हमारी औरतों पर इस प्रकार से करेंगे, जबकि अंतर धार्मिक विवाह तो एक खुले समाज की निशानी है। पर उसके नाम पर आप लव जिहाद के नाम पर आज जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई अगर मुस्लिम पुरुष और हिंदू लड़की रही, अत्याचार हुआ तो उसको ब्लो अप करते हैं, जैसे उस श्रद्धा वालकर और दूसरा केस हुआ। अगर हिंदू पुरुष और हिंदू स्त्री का ही रहा तो उसके बारे में वो चुप रहते हैं, क्योंकि ये तो लैंगिक हिंसा है। और ये जो प्यार कोई धर्म की सीमाएं नहीं देखता वो बात है। पर लव जिहाद को भी इन्होंने इतना पॉपुलराइज कर दिया है। फिर देखिए, एक अंतिम बात बता देता हूँ इसमें, जो जिस प्रकार से मिसकंसेप्शंस फैलाई जाती हैं गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर। ये तो बड़ा मजेदार किस्सा है। अभी ये जो डेलीगेशन मुस्लिम्स का मिला था भागवत जी को, तो भागवत जी ने बोला हिंदू तो गाय की बहुत पूजा करते हैं, पवित्र है, और मुसलमान तो गाय को काटते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद भावना की बात है। इस पर भी मैंने स्टडी थोड़ा सा बहुत करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की किताब लेक्चर्स फ्रॉम शिकागो टू अल्मोड़ा और उनके जो बाकी संकलित रचनाओं में स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था। ठीक है, ये तो और हो गया। इसके नाम पे 100 लिंचिंग हुई, 90 मुसलमान गए, 10 दलित गए,
ऊना की घटना हुई, और समाज में जितने मुस्लिम व्यापारी मटन वगैरह के थे, वो अभी मोनू मानेसर की बात हम कर रहे थे, वो तो इसी के लिए फेमस है, गौरक्षा। गौरक्षा के नाम पर एक्सटॉर्शन भी करते हैं मुसलमानों को, व्यापार में भी प्रॉब्लम होता है। जो उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी सत्ता में आए, तो सबसे पहले उन्होंने मटन की दुकानें, दूसरी दुकानें इलीगल के नाम पे वो बंद करने की कोशिश की। तो उसमें भी मैंने एक आपको प्यारा किस्सा बताऊं, प्यारा या मजेदार किस्सा बताऊं, ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, कवि हृदय, तो एक बार वो अमेरिका गए हुए थे, और ये किताब, ये मैंने विजय त्रिवेदी की किताब हार नहीं मानूंगा से ये लिया है, पेज 236। तो अटल जी लेक्चर के बाद खाना खा रहे थे, तो उनके पड़ोसी दोस्त ने उनके कंधे पे थपथपाया और कहा, अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी जोर से मुस्कुरा दिए और बोले, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। सर एक सेकंड में आपको रोके, बिल्कुल यही तर्क सावरकर ने भी दिया है अपनी किताब में। सावरकर ने भी लिखा है कि अमेरिका में जाके गाय खाने में क्या दिक्कत है, इंडियन गाय से दिक्कत है, वो माता हो सकती है, अमेरिकन गाय कहाँ हमारी माता है। ये मजेदार तथ्य है ये। तो खैर सावरकर तो वैसे भी गाय के, वो तो गाय को एक उपयोगी पशु मानते थे, पवित्र पशु नहीं मानते थे। पर अभी अभी जैसे केरल को छोड़ दीजिए, गोवा को छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, वहाँ इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता। तो मैं मुख्य रूप से पहला जो इसका आधार है नफरत का, वो है गलत प्रकार का प्रोपेगेंडा करना। अभी देखिए, अभी जो टमाटर महंगे हुए, दोष किस पे आया गया, मुसलमान सब्जी वालों पे दोष आ गया। कोरोना फैला, कोरोना फैला, किसको ठहराया गया दोषी, तबलीगी जमात। और ये जिहाद का कितना एक बड़ा टेबल बनाया गया, 64 प्रकार की जिहाद। अगर मुसलमान लड़के लड़कियां यूपीएससी में टॉप करें, अच्छी रैंक में आए, तो यूपीएससी जिहाद हो गई। बड़ा सरल कर दिया उन्होंने समाज की सोच। तो सबसे आधार ये है, और इसके आधार पे नफरत फैलाई जाती है, और ये नफरत फैलाने का पूरा मैकेनिज्म है। और वो मैकेनिज्म शुरू होता है शाखा से, जहाँ बचपन से, मैं खैर आपने भी गए होंगे, मैं भी एक ही बार गया था, और उसी दिन से मैं सोच लिया ये जगह मेरे काम की नहीं है। नफरत फैलाना वहीं से चालू होता है। वो राष्ट्रीय हमारे आंदोलन के खिलाफ नफरत हो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत हो, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत हो, ये तो 3 स्टैंडर्ड मॉड्यूल है। इसके आधार पे एक चेतना बनाई जाती है। अब हुआ क्या है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी, नेहरू, पटेल, ये इन्होंने जो अपने कार्यों से, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मेरा कार्य ही मेरी शिक्षा है, तो जब तक गांधी रहे इस प्रकार की नफरत काफी कंट्रोल में रही, पार्टीशन को एक छोड़ दीजिए तो। पर उसके बाद ऐसा कोई कदम राजनीतिक या सामाजिक संगठन ने नहीं उठाया जो इस नफरत को जड़ से काटे, जड़ से रोके। तो ये बढ़ता गया। फिर आप देखिए, सोशल मीडिया है, आईटी सेल है, शिशु मंदिर हैं, बहुत सारे, अभी तो उनके यूट्यूब चैनल्स, उनके भी बहुत हैं, आपके जैसे चैनल्स तो कम हैं, पर उनके यूट्यूब चैनल्स, उनके भी कई आइडियोलॉग बन गए हैं जो इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं, कल्चर, हिंदू कल्चर के नाम पे। यहाँ रोक के एक सवाल पूछूं सर, चूंकि आपने व्यवस्था से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ ये जुड़ी हुई ये बात कही है, एक सवाल मैं आपसे पूछूं। मैं गया था वहाँ जब मोनू मानेसर वाली घटना, जहाँ जिस इलाके में हुई थी, लिंचिंग हुई थी, मेवात के उस इलाके में मैं गया था। मैं उन लोगों से मिला भी था जिनके घर वालों की लिंचिंग हुई थी। वो पूरा इलाका मैंने घूमा था, उसको बाकायदा रिपोर्ट किया था। पहली शायद मेरी वो ग्राउंड रिपोर्ट थी, क्योंकि मैं पत्रकार तो हूँ नहीं, तो वो सब मैंने किया था। मेरा एक सवाल ये भी है सर कि आप देखिए कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए 2 स्टेट की पुलिस थी, राजस्थान की पुलिस थी और हरियाणा की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और 2 स्टेट की पुलिस मिलकर भी मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। और वो आदमी ट्विटर पर, फेसबुक पर गार्लैंडेड फोटो डाले हुए अपनी माला में आ रहा हूँ, अब वो आया नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन मैं आ रहा हूँ का फोटो लगाता है, वो वायरल होता है, और उसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। 84 का आपने जिक्र किया, हम सब 84 के बारे में भी जानते हैं, भागलपुर दंगों के बारे में जानते हैं, गुजरात में दंगों के दौरान मैं रहा हूँ उस समय जानते हैं। ये सरकार का रोल इन दंगों को रोकने या फैलाने में कितना होता है? यहाँ मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपकी ही बात आपने विभूति नारायण राय जी को कोट किया था,
जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार न चाहे तो कोई भी दंगा 24 घंटे से अधिक वक्त के लिए नहीं हो सकता है। जी, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया मुझे। ये देखिए, मैं बता रहा था ब्रिटिश के समय की पुलिस और बाद की पुलिस में यही फ़र्क है। हुआ क्या है कि जो सांप्रदायिक सोच के लोग हैं, वो हमारी व्यवस्था के बहुत जगहों पर घुस गए हैं, बहुत जगहों पर घुस गए हैं और उसमें पुलिस में भी उनकी घुसपैठ अच्छी रही है। जैसे कई बार कोशिश की गई है, पुलिस की वर्कशॉप्स लेके उनको संवेदनशील बनाया जाए, पर वो पूरी व्यवस्था में वो कहीं तो भी बहुत डाइल्यूट हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर प्रशासन इसको इनके अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्यूनिटी। दे एंजॉय इम्प्यूनिटी। और ये व्यवस्था का सवाल है। ये हमारे व्यवस्था में ये चीज़ की घुसपैठ होना, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है और वो आज़ादी के बाद से एक गहरे रूप से, स्ट्रक्चरल रूप से, संस्थापक रूप से वो आ रहा है, उस बात में मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। खैर, पर सवाल ये है कि एक तरफ तो नफ़रत, और नफ़रत के बाद मैं यहाँ एक, मुझे हर समय एक बहुत बेहतरीन सीरियल याद आता है, भीष्म साहनी का तमस। तमस। तमस में आपको याद होगा कि वो किस प्रकार से दंगे करवाने का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म वो एक मुस्लिम पॉलिटिशियन अपने टाइट ड्रेस में, ओमपुरी जो दलित का रोल प्ले करता है, उसको कुछ पैसे देता है और उसको कहता है कि ये तुम रुपए लो और एक सूअर को मार के मस्जिद में डाल दो। ओमपुरी तो खैर बोलता है कि दलित है, मेरे को तो पैसे की ज़रूरत है, मैं कर दूँगा। पर एक सवाल, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, वो बोलता है, मुझे तो फ़ायदा होगा, मुझे रुपए मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? तो वो मुस्लिम पॉलिटिशियन कहता है कि तुम सूअर को मार के मस्जिद में डालोगे, मैं इधर से फैलाऊँगा अफ़वाह कि हिंदुओं ने सूअर को मस्जिद में डाल दिया है, उसके बाद दंगे होंगे और मेरा रुतबा समाज में बढ़ेगा। तो ये भीष्म साहनी ने इस बात को पकड़ा है और ये बात अभी भी कई बार दक्षिण भारत के 2-3 मंदिरों में बजरंग दल के कार्यकर्ता पकड़े गए, मंदिर में बीफ डालते हुए, बीफ रखते हुए। तो ये दंगे किस प्रकार से भड़काए जाते हैं, उसका भी मैकेनिज्म है। उसमें कोशिश ये की जाती है कि ऐसा लगे कि जैसे मुसलमानों ने पहला पत्थर फेंका है। वो भी एक प्रायोजित रहता है, ये भी विभूति नारायण राय की स्टडी से और बाद में तीस्ता सेतलवाड़ ने जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें कई रिपोर्ट्स का आकलन किया, उसमें से याद है। खैर, तो ये दंगे भड़काने, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक अगर आप ग्राफ ग्राफ कीजिए, तो 1984 में आपको याद होगा, 1984 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी थे और 1992 में बम्बई के दंगों के बाद उनके जो एमपीज़ की संख्या बढ़ी है। इधर से एक तरफ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है और उसी से समांतर इनके इसकी संख्या बढ़ी है। तो यहाँ मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च आपके पास लाना चाहता हूँ। अब येल यूनिवर्सिटी क्या कहती है, उसका रिसर्च बिल्कुल सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, थरो है। वो बताती है कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, वहाँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब जब गुजरात के दंगे हुए, दंगे या कत्लेआम, मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं कौन सा मुंह लेके विदेश जाऊंगा, अभी मणिपुर में हो रहे हैं, विदेशों में थू थू हो रही है, वो बात और है। और उसके बाद देखिए, इसके कारण जो समाज का ध्रुवीकरण होता है, उसमें सांप्रदायिक पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। गुजरात उसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। और दूसरी जगह भी आप देखिए, मुजफ्फरनगर हो गया, हमारे बम्बई में भी उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति, जो सांप्रदायिकता बम्बई में कभी देखी नहीं जाती थी। अशोक याद लीजिए, बम्बई एक ऐसा शहर था जहाँ जो उदार मतवाद के लोग, कल्चर में पूरा उसकी पैठ थी। परेल में मजदूर एरिया है, अंबेडकर के एरिया सब ये था। उसके बाद से ध्रुवीकरण चालू हो गया, फिर गेटवाइजेशन, मुस्लिम एक बस्ती में सिमटते जाते हैं और ये सब चीज़ों के कारण सांप्रदायिक राजनीति की शक्ति पहले से मजबूत हो जाती है। तो मेरी समझ ये है कि ये सांप्रदायिक दंगे, ये केवल ये आइसबर्ग का, हिम नदी का ऊपरी दिखने वाला भाग है। इसके नीचे जो छुपा होता है वो है सांप्रदायिक राजनीति। जैसे सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें समाज में मजबूत हो जाती है, ध्रुवीकरण मजबूत हो जाता है और ध्रुवीकरण के आधार पे समाज में बाकी चीज़ें जो होती है, उसकी अंतिम परिणति जो हो रही है,
वो गेटोइजेशन के रूप में हो रही है। गेटोइजेशन का सही हिंदी अनुवाद मुझे उतना नहीं आएगा। गेटोइजेशन बहुत पनप रहे हैं। गेटोइजेशन का मतलब है कि अपने अपने घेटों में, अपने अपने इलाके में कैद होते जाना। जो कॉमन इलाके होते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, वो ख़त्म होते जाना, हिंदुओं का अलग इलाका बनते जाना और मुसलमानों का अलग इलाका बनते जाना। इलाका बंदी कह सकते हैं गेटोइजेशन को। अब मैं आपको दो इसमें बात बताऊंगा, इलाका बंदी जो दर्दनाक चीजें रही। शबाना आजमी ये हाउसिंग राइट्स की कार्यकर्ता भी हैं, हम उनको एक्टर के रूप में ज्यादा जानते हैं। हाउसिंग राइट्स की कार्यकर्ता थी। एक बार वो घर खरीदना चाहती थी मिश्र लोकेलिटी में, नहीं मिला। इमरान हाशमी मिश्र इसमें जाता रहा, नहीं मिला। तो एक बार महेश भट्ट से बात हो रही थी, महेश भट्ट बोल रहे थे इमरान हाशमी शायद उनका भांजा है कुछ। तो इमरान हाशमी बता रहा था कि भाई मैं घर खरीदने गया, नहीं मिला। तो उनकी घर की बड़ी बूढ़ी ने कहा, बड़ी बूढ़ी ने एक शब्द कहा, बेटा अब ये मुल्क उनका हो गया है। टीएसएस के मेरे एक प्रोफेसर दोस्त थे, प्रोफेसर मुसलमान, घर खरीदने गए, आखिर बात तक उन्होंने एडवांस वगैरह दे दिया। जब फॉर्म पे नाम लिखने आया, उन्होंने एडवांस वापस कर दिया, बोले आपको ये घर नहीं। तो ये हमारे समाज में जो बंटवारा हो रहा है, फ्रेटर्निटी, बंधुभाव, बंधुत्व, इसको तोड़ने की बात ये सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और इसके लिए कई बार मुझे लगता है इसका विश्लेषण तो एक है, दूर कैसे किया जाए। कितना मुश्किल हो गया। आप इस ये आज हिमालय से बड़ा समस्या हो हमारे साथ, हिमालय से उपमा करना ठीक नहीं है, और ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। तो इसके लिए जो समाज में गैर समझ है मुसलमान राजाओं के बारे में, इस्लाम के फैलने के बारे में, और एक बीच में और करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऊपर से अमेरिका ने तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को सपोर्ट किया। अलकायदा के उपज में ये आई, और साथ में अमेरिकन मीडिया ने एक शब्द ला दिया, इस्लामिक टेररिज्म। दुनिया का मीडिया तो उनको फॉलो करता है, रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास। अमेरिका का कितना तब से उसमें और करेले पे नीम चढ़ गया। तो ये सब चीजों का मुकाबला करना कितना मुश्किल है। कई बार मैं सोचता हूँ, करने की कोशिश तो करता हूँ, पर बहुत मुश्किल लगता है। और इसलिए एक तरफ से सांप्रदायिक सद्भावना हम लाने की कोशिश करते हैं, पर ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथक हैं मुसलमानों के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में, ये जब तक दूर नहीं होते, मेरे ख्याल से सांप्रदायिक हिंसा का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और उसके पीछे ये सत्ता का खेल है, ये कोई धर्म का मामला नहीं है। ये आखिरी बात मैं क्लियर कर दूं, सांप्रदायिक दंगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा पूरा राजनीतिक खेल है उन राजनीतिक संगठनों का, जैसे श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम पे सियला लोगों ने बुद्ध धर्म के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस किया। हिंदू तमिल, अपन तमिल के नाम से उनको पहचानते हैं, पर वो हिंदू ही है ना। क्रिश्चियंस के खिलाफ किया, मुसलमानों के खिलाफ किया। पाकिस्तान कितना खराब उदाहरण है, वहाँ हिंदू और क्रिश्चियन दोनों को इसी आधार पर मारा गया। तो सवाल ये है कि ये राजनीतिक मुद्दा जो है, इसका धर्म के नैतिक मूल्यों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। कुछ राजनीतिक लोग जो पुराने मूल्यों को आज के समय में जिंदा रखना चाहते हैं, ये मेरी समझ है। पुराने मूल्य यानी जो ऊंच नीच के मूल्य, जो स्ट्रक्चरल रहते हैं, हमारे समाज की रचना में रचे बने रहते हैं, वो गरीब किसान का मुद्दा हो। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये राजनीति का उद्देश्य बहुत सिंपल है, कि ये इनकी जो उपज हुई थी, ये उन्हीं तत्वों से हुई थी जो सामंती तत्व थे, जमींदारी तत्व थे। और जब समाज का परिवर्तन चालू हुआ आधुनिक शिक्षा के कारण, आधुनिक व्यवस्था के कारण, तो ये लोग पुराने मूल्यों में जकड़े रहे, और उसमें कई संगठन बहुत मजबूती से आए, और उन्होंने आकर फिर ये हमारी व्यवस्था में ये सब चीजें की। और उन्हीं का सत्ता को बढ़ाने का ये एक लक्षण है। वैसे जो लोग इसकी विचारधारा बनाते हैं, वो लोग आपको बिल्कुल सीधे साधे दिखेंगे, सज्जन दिखेंगे, लगेगा इससे कुछ नहीं है। तो वहां से लेके तो समाज में मोनू मानेसर तक का एक लिंक है, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन है। विचारधारा एक बनाता है और सड़क पे उसको लागू करने वाले दूसरे लोग होते हैं। तो वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही राजनीति का भाग है, जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है,
जो हमारी सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ है। और मेनली अभी एक ही अंत में कह दूं कि महात्मा गांधी की हत्या भी उसी राजनीति के कारण हुई, और जो हमारे आज के मुसलमान क्रिश्चियंस लोगों को ऐसा दुय्यम दर्जे पे ढकेलने की कोशिश हो रही है। और उसी के साथ साथ दलित और आदिवासियों का हमने पिछली बार बात की, दलित और आदिवासियों को भी पीछे ढकेलने का उनका एजेंडा है, जो इसके माध्यम से वो आगे रखते हैं। इस साल दंगे बहुत हुए हैं, खूब हुई है खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। गोरख पांडे की ये कविता है, ये 70s में लिखी हुई कविता है, जो यही बताती है कि दंगे जितने ज़्यादा होते हैं, चुनाव में एक ख़ास तरह की पार्टी को उतना ही फ़ायदा मिलता है। प्रोफेसर पुनियानी यही बात बता रहे थे। तमस की बात कर रहे थे प्रोफेसर पुनियानी। तमस में एक पंक्ति आती है जिसमें एक जो सर्वधर्म समभाव को मानने वाला गांधीवादी नेता है, वो कहता है चीलें उड़ेंगी, शहर पर चीलें उड़ेंगी। वो देख रहा होता है कि किस तरह से दंगों का माहौल बनाया जा रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। लोग इतने ज़्यादा ध्रुवीकृत हो चुके हैं अपने अपने धर्म में, इलाका बंदी इस स्तर की हो चुकी है कि वो कहता है शहर पर चीलें उड़ेंगी। जिन लोगों ने तमस नहीं देखा है, मैं कहूँगा जाकर तमस का सिर्फ पोस्टर सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको ओमपुरी की तस्वीर तो दिखाई देगी, लेकिन उसके साथ उनकी पत्नी की भूमिका निभाती हुई दीपा शाही की तस्वीर भी दिखाई देगी। और देखिएगा दीपा शाही के चेहरे की उदासी, दीपा शाही के आंखों में जो खालीपन दिखता है, वही हासिल होता है दंगे का। चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब दंगे होते हैं आपके खिलाफ तो एक परिवार ख़त्म होता है, इंसान ख़त्म होता है और सबसे पहले इंसानियत ख़त्म होती है। तय आपको करना है कि कुछ लोगों के चुनावी फ़ायदे के लिए देश को इस नर्क में ढकेलने के आप सहयोगी बनेंगे, या फिर खड़े होकर बोलेंगे कि बस अब बहुत हो चुका, हमें वो वाला भारत चाहिए जिसमें सारे लोग शांति से रह सकें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी। उम्मीद करते हैं आप भी लड़ रहे हैं, हम भी जितनी कोशिश है उतनी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों को बुद्धि आएगी, लोग समझेंगे, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।